हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उपासना जैन। चलिए देखते हैं आज किस तरह से चीज़ें लेकर चलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं आज की बात कि भाई आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, आपको पता ही है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़, थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बनता है वो डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद में न्यूज़ को प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं, पूरा ओवरव्यू लेते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाद में देखते हैं हम लोग जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई दिया हुआ है। अगर मैप बेस्ड लोकेशन की बात की गई है तो मैप बेस्ड लोकेशन देखते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं रिवीजन वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। दूसरों को सोता देख जो आंखें रात में पड़ती हैं वही एक दिन इतिहास रचती हैं। तो बहुत अच्छी कोटेशन यहाँ पर कही गई है। आप लोग सोता मत देखिए, रात में भी पढ़ाई कीजिए, दिन में भी पढ़ाई कीजिए, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें, ठीक है, तब तक डेफिनेटली जो चीज़ आपको आपके गोल तक ले जाती है उस चीज़ में आप लोग जुटे रहिए अच्छे से। तो आई होप सब लोग इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो भाई फर्स्ट न्यूज़ हमें दी गई है क्या। फर्स्ट न्यूज़ में हमें बोला गया है एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एट आईआईटी गुवाहाटी। तो यहाँ पर बात की गई है नैनो टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किए हैं सेंटर्स। अब यहाँ पर बात करें हम किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हु इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर for Indian knowledge system at IIT Guwahati। So if we talk about our correct answer, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी इसका करेक्ट आंसर बन जाते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब साथ में कुछ और इनके बारे में बातें कर लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एट आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ बात की गई है आईआईटी गुवाहाटी के बारे में और इसका करेक्ट आंसर बन जाता है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। चलिए अब देखते हैं कुछ और इसके बारे में। यहाँ बताया गया है उन्होंने एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया। इस पर एक बुक का भी विमोचन किया, ठीक है। और इस मौके पर असम के शिक्षा मंत्री कौन, रनोज पेगू भी मौजूद थे। तो यहाँ पर इस ओकेजन में वो भी प्रेजेंट थे, असम के एजुकेशन मिनिस्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी हैज अचीव्ड एक्सीलेंट रैंकिंग्स इन द वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम्स। मतलब यहाँ पर बताया गया है क्या, आईआईटी गुवाहाटी ने बहुत सारे विभिन्न मतलब अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियों में उत्कृष्ट रैंकिंग को हासिल किया। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से देखने को मिली। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर जो है ना वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और नैनो टेक्नोलॉजी में उद्योग के साथ अकेडमिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर चीजें किस तरह से चलेंगी, जो सेंटर है नैनो टेक्नोलॉजी का, that will work towards meeting future challenges and augmenting academic पार्टनरशिप्स विद इंडस्ट्री इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाला भी, और एसएससी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें डेफिनेटली इस टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा कि भैया किन्होंने इसको लॉन्च किया। साथ में एक और क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर इसको लॉन्च किया। तो दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इसके बारे में। मैं CIKS के बारे में बता दूं तो ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। द सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम विल फोकस ऑन प्रिजर्विंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड सस्टेनिंग द नॉलेज दैट इज यूनिक टू इंडिया। मतलब जो सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, उस ज्ञान के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत के लिए अद्वितीय है। साथ में जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग, संस्कृत, पारंपरिक दवाएं, मंदिर, वास्तुकला, चीनी मिट्टी की परंपरा और उत्तर की विशेष कृषि पद्धतियां, पूर्वी भारत, अन्य बातों के अलावा। तो यहाँ पर हमें चीजें इस तरह से देखने को मिलने वाली हैं
किसने लॉन्च किया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हैं धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ पर लॉन्च किया है ये भी मैं आपको बता दूं, IIT गुवाहाटी। चलिए अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़, ये क्या चीज़ है। अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूज़ की तो ये बुक जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, बुक जैसा नहीं भाई, ये बुक ही है। अब ये किन के द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर पूछा गया है क्या, हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। मतलब यहाँ पर बात की गई है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनपेक्षित डिप्लोमेटिक विन की। तो अगर मैं बताऊं इसका जो ऑथर है, किनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर दे देती हूँ इसका, सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ कुछ। सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ये रह चुके हैं, ठीक है, और सैयद अकबरुद्दीन हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो यहाँ पर बात की गई है इस बुक के बारे में। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं सैयद अकबरुद्दीन। ये नाम आपको पता होना चाहिए। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में डेफिनेटली बुक्स का क्वेश्चन एक ना एक तो बनता है, और अभी CBT 2 का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसमें बुक से रिलेटेड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, द बुक फीचर्स द बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स ऑन India's victory against the United Kingdom in the elections to the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2017। मतलब जो पुस्तक है ना उसमें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनावों में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है 2017 के इलेक्शंस के बारे में, ICC के, तो इन चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। वैसे तो पूछा जा सकता है कि किस कंट्री पर बेस है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए UK पर। चलिए अगर मैं आपको बता दूं क्या, उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन इस महत्वपूर्ण चुनाव के चश्मे के माध्यम से विश्व मामलों में भारत के आने वाले युग के पर्दे का पीछे का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जो पर्दे के पीछे हुआ ना, एक्चुअली में जो हुआ वहां पर, तो उसके बारे में इस बुक में बात की गई है। किनके द्वारा? सैयद अकबरुद्दीन जी के द्वारा। चलिए अगर मैं आपको बता दूं आज की अगली न्यूज और न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो भाई ये है न्यूज क्या है? प्रथम। समझ में आ रहा है? नहीं, मेरे को भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, प्रथम एनजीओ, अच्छा तो ये एनजीओ थी। चलिए, प्रथम एनजीओ हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज डैश फॉर इट्स वर्क ऑन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन के लिए वर्क करती है प्रथम एनजीओ जो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से ईयर के लिए इनको, इस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021। 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। प्रथम एनजीओ हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 for its work on expanding the scope for education in India। तो आप लोगों को पता है एजुकेशन से रिलेटेड कितनी ज़्यादा बातें की जाती हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पता है और आपको पता भी होनी चाहिए। एजुकेशन को लेकर हम लोग कितने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो इसी वजह से एजुकेशन के स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है इस बार। कौन सा प्राइज इसको मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, 1/4 सदी से भी अधिक समय से इसका अग्रणी कार्य है। तो मतलब यहाँ पर बात की गई है 1/4 से भी ज़्यादा इसको वक्त हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, शिक्षा देने के लिए डिजिटल तकनीक का इसका अभिनव उपयोग, मतलब यहाँ पर बात की गई है इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एजुकेशन। आप लोगों को पता है इस टाइम पर डिजिटल एजुकेशन कितनी ज़्यादा काम आ रही है, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन वी कैन से, राइट।
ऑनलाइन एजुकेशन हम कह सकते हैं। और इस वजह से, कोविड की वजह से, जैसे सारे स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्लासरूम सेंटर, सारी चीज़ें बंद मिली थी, अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। बट हाँ, 2 साल तक तो बंद ही रहा था ना, तो उस टाइम पर इस चीज़ का, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं, इट्स रेगुलर एवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट्स टाइमली रिस्पॉन्स इन मेकिंग चिल्ड्रन लर्न एमिड कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसमें इसने कोविड-19 की सिचुएशन में, इसके प्रतिबंधों के बीच सीखने में इसकी समय पर प्रतिक्रिया की गई है। तो यहाँ पर हम चीज़ें इस तरह से देख पा रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। प्रथम एनजीओ एक अभिनव शिक्षण संगठन है जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं आपको बता दूं, जो एनजीओ है ना, वो एनजीओ की स्थापना 1995 में फरीदा लांबे और माधव चौहान ने करी थी और यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक भी मानी जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको बता दूं, क्या यह शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत वाले और दोहराए जाने योग्य हस्तक्षेपों पर भी केंद्रित है। इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने के लिए की गई थी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कहाँ पर मुंबई में 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? फरीदा लांबे और माधव चौहान जी के द्वारा की गई थी इसकी एस्टैब्लिशमेंट। चलिए, अब बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। अब यहाँ पर बात की गई है क्या? यहाँ पर बात की गई है फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है, फेस्टिवल्स के बारे में बात की गई है। उड़ीसा सेलिब्रेटेड बोयटा बांडना फेस्टिवल ऑन कार्तिक पूर्णिमा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है क्या? ऑन कार्तिक पूर्णिमा विच इज ऑल्सो नोन एज बोयटा बांधना इज सेलिब्रेटेड एट वेरियस वाटर बॉडीज ऑफ विच स्टेट। सो अगर हम यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देखते हैं एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है इस चीज से रिलेटेड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसे बोईता वंदना के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ और। त्योहार एक समुद्री परंपरा है जिसे कलिंग के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें व्यापारियों और नाविकों को सदाबास के रूप में जाना जाता है, जो दूर के द्वीप राष्ट्रों का दौरा भी करते हैं और बंगाल की खाड़ी जैसे इंडोनेशिया, जावा के साथ सीमाओं को भी साझा करते हैं। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बॉर्डर की भी बात कर ली गई है। ठीक है, व्यापार करने के लिए नाव, जो बोट्स होती है ना, उन पर भी यात्रा की जाती है यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान। तो चीजें इस तरह से आपको देखने को मिलती हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए, अब बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। अगली न्यूज कौन सी है? आंध्रा से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है और साथ में अवार्ड की भी यहाँ पर बात की गई है। अब देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज क्या है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए, विच स्टेट हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मरीन स्टेट इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। मतलब मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्या? आंध्र प्रदेश हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मरीन स्टेट इन द कंट्री बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या है ये न्यूज एक्चुअली में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और विकास में उनके योगदान को पहचानने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को नवाजा। तो यहाँ पर बात की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर में आता है। अच्छा, 21 नवंबर को एक और चीज मनाई जाती है, वर्ल्ड फिशरीज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। क्या? वर्ल्ड फिशरीज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 21 नवंबर को। चलिए,
अब बात करते हैं कुछ कुछ और इसके बारे में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? अगर हम बात करें मंत्रालय, ये वाला मंत्रालय कौन से मंत्री के पास है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। और पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भुवनेश्वर में पुरस्कारों की घोषणा करी। अब भुवनेश्वर हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका आंसर आप लोग को कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत इजी सा है, फटाफट से लिख दीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। यहाँ पर बात की गई है क्या? CII to organize 20th edition of Connect 2021 in चेन्नई। अब यहाँ पर बात की गई है कनेक्ट 2021 के बारे में, ठीक है। और यहाँ बोला गया है CII ऑर्गेनाइज किया है, CII ने ऑर्गेनाइज किया है 20वां एडिशन किसका? कनेक्ट 2021 का। कहाँ पर? चेन्नई में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या बनेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या? द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII will organize its flagship event Connect 2021 from November 26 to 27 in which state? तो डायरेक्टली हमसे पूछ लिया स्टेट। अगर आपको पता है चेन्नई कौन से स्टेट में है तो आप लोग अभी अंदाजा लगा चुके होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता, एग्जामिनर थोड़ा सा खेल जाए कि भाई स्टेट का नाम पूछ रहा है या फिर वो डिस्ट्रिक्ट या फिर वो सिटी का नाम पूछा है, तो उस तरह से भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साथ में देखते हैं, यहाँ पर हमने वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। CII ने ऑर्गेनाइज किया है 20वां एडिशन, हमें देखने को मिला है कनेक्ट 2021 जिसका नाम है कहाँ पर? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो आई होप चीजें इस तरह से समझ में आ रही होंगी। और 26 से 27 नवंबर तक ये चलने वाला है, 2 दिन का ये है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। CII ने ऑर्गेनाइज करेगा कनेक्ट 2021 के नाम से एक इवेंट जिसका 20वां एडिशन हमें इस साल देखने को मिलेगा। 26 से 27 तारीख तक ये चलेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? चेन्नई में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए, कनेक्ट इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है क्या? इसका जो थीम है वो क्या है? थीम आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया है क्या? थीम बताया गया है एक सतत गहरी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। इसका जो थीम है वो क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। चलिए बात करते हैं और कुछ इसके बारे में। कनेक्ट 2021 का मुख्य फोकस राज्य की GDP को 2030 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक लेके जाना है। और इस आयोजन का उद्घाटन 26 नवंबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ कुछ और। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस आयोजन का जो उद्घाटन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 26 नवंबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम इस आयोजन के भागीदार देश भी हैं। तो मतलब पार्टिसिपेट किया है किन्होंने? ऑस्ट्रेलिया और UK ने। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या CII के प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जाती है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया साथ में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा सह होस्ट इसको किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री हमें देखने को मिलती है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय। साथ में मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा। इन दोनों के कोलैबोरेशन से तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया जाता है, इसकी मेजबानी की जाती है। चलिए अब देखते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। क्यों? एक तो डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आप सभी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है। SSC का ना, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं डीपली, SSC और रेलवे का जो है ना वो डिफेंस और स्पोर्ट्स कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, डेज का हो गया। साथ में अगर मैं आपको बताऊं पॉलिटी से रिलेटेड कोई रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट की बात की गई है। अभी जैसे हमने देखा था कृषि बिल के बारे में। तो इन चीज़ों को लेकर ना SSC और रेलवे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ना, जैसी न्यूज़ आती है, फटाफट से वो हमारे लिए क्वेश्चन बना देते हैं।
और इन चीज़ों को न्यूज़ में हम इसीलिए कवर कर लेते हैं फटाफट से। मैं तो मोस्टली डिफेंस, स्पोर्ट्स और डेज, इन तीनों की न्यूज़ सबसे ज़्यादा कवर करती हूँ। मतलब सिर्फ इन्हीं की नहीं, सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, बट हाँ फोकस हमारा बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम की तरफ। तो वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाए, स्पेशली एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में न्यूज़ में बताया गया है क्या, प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट वीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो बात यहाँ पर की जा रही है हु प्रेजेंटेड गैलेंट्री अवार्ड्स एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज डेकोरेशंस इन डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी एट राष्ट्रपति। मतलब यहाँ पर बात की गई है क्या, राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण किसने प्रदान किए। तो अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ऑलरेडी हम लोग पूरी स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, अब देखते हैं कुछ कुछ और इसके बारे में। शौर्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों कर्मियों के साथ साथ कानूनी रूप से गठित अन्य बलों और नागरिकों के बहादुरी और बलिदान के कार्यों को सम्मान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन पुरस्कारों की वरीयता का जो क्रम है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। मतलब अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो वीर चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सबसे ऊपर जो होता है वो वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इस तरह से इसको क्रोनोलॉजी में हम लोग क्लासिफाई कर पाते हैं। चलिए अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं फ्लैशबैक में। फरवरी 2019 आपको याद है क्या हुआ था, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को पीछे धकेलने में उनकी भूमिका के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभिनंदन वर्धमान जी के बारे में। ठीक है, अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया। अभिनंदन वर्धमान तब विंग कमांडर थे। आगामी हवाई लड़ाई में उन्होंने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, रियल सुपरस्टार, रियल हीरो जिन्हें कहते हैं, मेरे लिए तो भाई वो ही है। चलिए बात करते हैं और कुछ इसके बारे में। राष्ट्रपति कोविंद जी ने जम्मू और कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सैपर प्रकाश जाधव को दूसरा सर्वोच्च शक्तिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र प्रदान किया, जो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी और उनकी मदर ने पुरस्कार को ग्रहण किया क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से उनके फैमिली वालों ने उसको एक्सेप्ट किया और उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। नाम क्या था, सैपर प्रकाश जाधव। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। यूपी से रिलेटेड न्यूज है। यूपी क्यों न्यूज में रहता है सबको पता है, ठीक है। यूपी से रिलेटेड न्यूज है, पीएम से रिलेटेड न्यूज है। दोनों तरीके से ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है, एसएससी और रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से, बाकी अदर वनडे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा महोबा और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में राष्ट्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं को किसने समर्पित किया हाल फिलहाल में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो भाई नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देखते हैं कुछ कुछ न्यूज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशंस वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन महोबा एंड द झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बात की गई है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश के। अच्छा और बात करें इसके बारे में कुछ कुछ, मैम बता दो फटाफट से एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ तो चलो भाई मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे और कुछ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता देती हूँ। महोबा में जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने रुपए से अधिक की संचयी लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 3250 करोड़ क्षेत्र में पानी की कमी के मुद्दे को कम करने से संबंधित। तो यहाँ पर बात की गई है क्षेत्रों में पानी की कमी का जो मुद्दा था ना, उसको कम करने से संबंधित यहाँ पर मतलब और चीजों को स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, नाम आपको बता देती हूँ, नाम डेफिनेटली पूछ लेगा एग्जामिनर, अर्जुन सहायक परियोजना, ठीक है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। रतौली वियर परियोजना और भौनी बांध परियोजना
साथ में मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। तो ये चारों, ये स्टेटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से रट जानी चाहिए आपके मुंह पर, जबान पर। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भौनी बांध परियोजना, मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से चलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अब देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड एक और न्यूज है। न्यूज क्या है डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी कंट्री के बारे में बात की गई है? मिसाइल है, तो कौन सी मिसाइल है? चलिए यहाँ बोला गया है रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन। अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा, क्या डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा जिरकॉन जो मिसाइल है ना, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई ये ऑलरेडी हमें पता है, रशिया इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसके बारे में। जिरकॉन नाम की मिसाइल रशिया कंट्री से रिलेटेड है एंड सक्सेसफुली टेस्ट फायर की जा चुकी है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम जिसे कहते हैं। चलिए अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में कुछ और, रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसने रूसी आर्कटिक जल में रखे परीक्षण लक्ष्य को सही ढंग से मारा। तो यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में। साथ में मैं आपको बता दूं रूस ने नोडॉल नामक एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करके कम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के उपग्रह को नष्ट कर दिया, जिसके कारण अंतरिक्ष मलबे का एक बादल सा बन गया, जो संभावित रूप से अन्य परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट भी कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या ASAT मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल इसको बताया गया है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट इसमें यूज किया गया है। रशिया ने इसको डिस्ट्रॉय करने की बात भी की है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से देखी जा रही हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट हम लोग चलेंगे पूरे वीडियो में। आने वाले सभी सेशंस में भी हम लोग बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, डेटा टू डेटा, और जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर अगली न्यूज आपको देखने को मिल रही है गाय से रिलेटेड। गाय सब लोग समझते हो, काउ। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है क्या, MP लॉन्चेस अ स्लीव ऑफ काउ वेलफेयर मेजर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा किस राज्य ने राज्य में गाय कल्याण के लिए एक कर योजना स्थापित करने का निर्णय ले लिया। टैक्स प्लान, बेसिकली ना अ टैक्स प्लान स्टार्ट हुआ है काउ वेलफेयर के लिए। कौन से स्टेट में किया गया है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं न्यूज में। MP इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए प्रॉपर तरीके से न्यूज को ओवरव्यू लेते हैं। CM कौन है MP में? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, गवर्नर का नाम आप लोग को कहाँ पर लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फटाफट से, गवर्नर का नाम किसका? MP का। ठीक है, अब बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने राज्य में गाय कल्याण के लिए एक कर योजना को स्थापित करने का डिसीजन लिया है। बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है। चलिए सरकार ने क्या तय किया है मैं आपको बता दूं। सरकार के अकॉर्डिंग तय किया गया है गाय के चारे के लिए फंड जुटाने के लिए टैक्स प्लान तैयार किया जाएगा। इसने मध्य प्रदेश में गौशाला चलाने के खर्च को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए उत्पन्न करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अधिभार लगाने की भी योजना बनाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसने यह भी बताया है कि भैया गाय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकारी कार्यालयों में गाय के फिनाइल का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। चलिए और कुछ मैं इसके बारे में आपको बता दूं। यह निर्णय हाल ही में भोपाल में गौ संवर्धन बोर्ड की एक बैठक में लिया गया था, जिसके बाद 2020 में मंडी बोर्ड से गाय संरक्षण के लिए राजस्व में कमी आई, क्योंकि नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन और दान प्राप्त करने के प्रयासों को लोगों से गुनगुना प्रतिक्रिया मिली। तो मतलब लोगों से प्रतिक्रिया मिली। कृषि कानून के बारे में आपको पता ही है। कृषि कानूनों के लेकर बहुत सारे लोग धरने पे बैठ गए, तो अभी फाइनली उसका डिसीजन हो चुका है ऑलमोस्ट।
ठीक है। पीएम मोदी जी ने अभी डिक्लेयर कर दिया 19 तारीख को। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर इस डिसीजन की, क्योंकि अगर एक साथ 2-3 लॉ आ जाते हैं ना, एक साथ 2-3 मतलब 2-3 लॉ या 2-3 बिल पास हो जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से सरकार में मतलब वर्क में थोड़ा डिले हो जाता है सरकार, ठीक है। वर्क डिले करती रहती है गवर्नमेंट, इसी वजह से कि एक साथ अगर सब कुछ करेगी तो हौच पौच हो जाएगा बहुत सारा। तो इस वजह से इन चीज़ों को अब हाल फिलहाल में देखने को हमें मिला है। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल कृषि कानून की बात चल रही थी, वो डिस्कशन क्लियर हो चुका है, उसके बारे में डिसीजन लिया जा चुका है और ले लिया जाएगा इन फ्यूचर, कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में उसका डिसीजन क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में, वन लाइनर के फॉर्म के बारे में। चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ अमीन। अब यहाँ पर बात की गई है अमीन का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या चीज़ है, कहाँ पर है, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इस पर ना हम लोग देखेंगे, कुछ सेपरेट वीडियो लाने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, कमिटमेंट नहीं करती बट हाँ मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, और एक चीज़ और, हम ना कुछ सैटरडे को वीडियो लाते हैं। एक चीज़ और मैं अनाउंस कर देना चाहती हूँ, सैटरडे को हम लोग ना वीडियो लेकर आते हैं स्पेशल बायोग्राफी की, ठीक है। अगर स्पेशल डे है, स्पेशल बायोग्राफी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ना आप लोग वो देख लीजिएगा। और इस टाइप की वीडियो को भी हम लोग एक सैटरडे के वीडियो में ही कवर अप करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द पास्ट नेम ऑफ सरस्वती नगर। जैसा कि आप सभी को पता है, डिस्ट्रिक्ट के नाम, सिटीज के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, इन सब के नाम चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसी सीक्वेंस में आज हमने क्वेश्चन लिए हैं रिवीजन के बेस पर। व्हाट इज द पास्ट नेम ऑफ सरस्वती नगर, मतलब सरस्वती नगर का जो वर्तमान नाम, पुराना नाम था वो क्या था? तो अगर हम बात करें मुस्तफाबाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, व्हाट इज द पास्ट नेम ऑफ अटल नगर, तो न्यू रायपुर इसका पुराना नाम था। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फैजाबाद स्टेशन। ये आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस किया था। अयोध्या कैंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल सराय, यहाँ पर बात की गई है रेलवे स्टेशन के बारे में। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ, अगर पिछले वीडियो में नहीं देखा तो भाई मैं अभी बता देती हूँ। जो नया नाम है ना मुगल सराय का, वो चेंज कर दिया गया है, अब रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। चलिए, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हुबली रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर बात की गई है हुबली रेलवे स्टेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम रख दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी। चलिए अब बात करते हैं कुछ और। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ लखनऊ, ये तो सबको पता ही होगा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। लखनऊ का पुराना नाम क्या है? लक्ष्मणपुर। ये सबको पता होगा, मोस्टली सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी जान लो भाई। लखनऊ का जो पुराना नाम था ना वो क्या था? लक्ष्मणपुर इसका पुराना नाम था। और नया नाम क्या है? इलाहाबाद का। ये भी सबको पता होगा, अब तो पता चल ही गया होगा, नहीं पता तो अब देख लो, प्रयागराज। प्रयागराज इसका नया नाम है, किसका? इलाहाबाद का। चलिए अब यहाँ पर फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है, क्या नाम है? ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल की। अगर हम बात करें बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू डैश। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा, देखा, जाना और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बातें करते हैं, तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीज़ें देखी। आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आंसर करूँगी, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने का। चलिए, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।